हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बोन डिसऑर्डर्स। बोन के स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बोन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? बोन डिसऑर्डर्स होते हैं कोई भी डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के अंदर अगर कोई भी डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी आती है, या तो वो बोन्स के अंदर आ सकती है या फिर वो कार्टिलेज के अंदर आ सकती है, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो डिसऑर्डर्स होंगे उनको ही हम क्या बोलते हैं? बोन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इन डिसऑर्डर्स के वेरियस कोज होते हैं, जिसकी वजह से वेरियस रीजन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोज इनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ये फर्स्ट होते हैं जेनेटिक बोन डिसऑर्डर्स एंड सेकंड वन इज़ द एक्वायर्ड बोन डिसऑर्डर्स। नाम से ही पता चल रहा है जेनेटिक बोन डिसऑर्डर्स है तो ये क्या होंगे? जीन्स के अंदर होंगे या फिर ये इनहेरिटेड होंगे। जो भी पेरेंट्स होंगे उनके उनके अंदर से उनके चिल्ड्रंस के अंदर ये कैरी आउट होंगे। ये बेसिकली होते हैं जीन म्यूटेशंस की वजह से, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए उनकी वजह से ये जीन डिसऑर्डर्स या फिर जेनेटिक बोन डिसऑर्डर्स होते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? डिफेक्ट्स इन न्यूक्लियर प्रोटीन एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, डिफेक्ट्स इन हार्मोन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, डिफेक्ट्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स, या फिर डिफेक्ट्स इन फोल्डिंग एंड डीजनरेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, और लास्ट वन इज द डिफेक्ट इन द मेटाबॉलिक पाथवेज। तो ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो किसके अंडर आएंगे? जेनेटिक बोन डिसऑर्डर्स के अंडर। सेकेंड होते हैं एक्वायर्ड बोन डिसऑर्डर्स। एक्वायर्ड बोन डिसऑर्डर्स के अंदर आएंगे जो कि विद इन उसी जनरेशन के अंदर एक्वायर्ड किए गए हैं, या फिर जो भी एबनॉर्मलिटीज आई है सेम जनरेशन के अंदर। ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं ड्यू टू डिक्रीज्ड बोन मास, बोन मास ही डिक्रीज हो जाए, ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ ओस्टियोक्लास्ट, जो सेल्स होती हैं ओस्टियोक्लास्ट उनकी डिसफंक्शनिंग हो जाए, ड्यू टू एबनॉर्मल मिनरल होम्योस्टेसिस, जो मिनरल का होमोस्टेसिस है वो एबनॉर्मल हो जाए, एसोसिएटेड विद इन्फेक्शंस, एसोसिएटेड विद इस्चमिया, या फिर ड्यू टू बोन ट्यूमर्स। तो ये वन बाय वन हम सारे के सारे बोन डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं जेनेटिक बोन डिसऑर्डर्स को। जेनेटिक बोन डिसऑर्डर्स में फर्स्ट डिसऑर्डर है कोज्ड बाय द डिफेक्ट इन न्यूक्लियर प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। या तो ये न्यूक्लियर प्रोटीन की वजह से होगा या फिर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की वजह से होगा। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट है सिंडेक्टाइली। डेक्टाइली यानी कि जो डिजिट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? फ्यूज़ हो जाएंगी। ये एडजेसेंट फिंगर्स है वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी। जब डेवलपमेंट होती है तो ये जो फिंगर्स है वो फ्यूज़ होंगी सारी की सारी। डेवलपमेंट के टाइम पे नेचुरल सेल जो डेथ होती है उसकी वजह से क्या होती है, ये जो एरियाज़ है वो क्या किए जाते हैं, यहाँ पे नेचुरल सेल डेथ होती है जिसकी वजह से यहाँ से जो ये एरिया है वो फ्री हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता है, जिसकी वजह से ये क्या होती है? सिंडेक्टाइली कोज हो जाती है, या फिर जो डिजिट्स हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं? फ्यूज़ हो जाती है। रीज़न क्या होगा इसका, ये क्यों फ्यूज़ होती है? जीन म्यूटेशन इन होम्योबॉक्स या फिर होक्स D13 जीन की वजह से, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कोड करते हैं। तो होक्स D13 जीन के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? सिंडेक्टाइली देखने को मिलती है। अगर हम होक्स फैमिलीज़ की बात करें या फिर होम्योबॉक्स जीन्स की बात करें तो इसके अंदर होक्स 9 या फिर D10 है वो स्टाइलोपोड को ट्रांसक्राइब करता है या फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जूगोपोड होगा और ये ऑटोपोड होगा। ऑटोपोड के अंदर जो फेलेंजीज है वो आती हैं, यानी कि जो डिजिट्स हैं वो प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो D13 की जो म्यूटेशन होती है, होक्स D13 की म्यूटेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सिंडेक्टाइली है वो देखने को मिलती है। तो डिफरेंट डिफरेंट होक्स जीन्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो होगा वो न्यूक्लियर प्रोटीन एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की वजह से, नेक्स्ट होगा क्रेनियोरेकाइसिस। क्रेनियोरेकाइसिस के अंदर क्या होता है, जो ये क्रेनियम होती है ये इसका क्या हो जाता है, जो ये डेवलपमेंट के टाइम पे क्लोज होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर ये फेल हो जाती है, ये क्लोज नहीं हो पाती है और ये कंटिन्यू करती है यहाँ तक, यानी कि जो पूरी की पूरी स्कल है वो यहाँ पे स्पाइनल कोड तक कंटिन्यू करेगी, स्पाइनल कोलम की तक कंटिन्यू करेगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, क्रेनियोरेकाइसिस जो डिसऑर्डर है वो कोज हो जाएगा। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर होगा बोन्स का, नेक्स्ट डिसऑर्डर इज द बोन डिसऑर्डर कोज बाय डिफेक्ट्स इन हॉर्मोन्स एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म।
या तो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म की वजह से हो सकता है या फिर ये हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स है वो क्या करते हैं, रिलीज होते हैं ग्लैंड से। रिलीज होने के बाद वो ब्लड के अंदर कैरी करके जाते हैं, जो भी जिस भी टारगेट टिश्यू के ऊपर जाना है तो वो किसके थ्रू जाते हैं, ट्रांसडक्शन के थ्रू जाते हैं। तो उसके अंदर अगर कोई डिसऑर्डर आ जाए, उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है। फर्स्ट डिसऑर्डर हो सकता है एक कॉन्ड्रियोप्लास्टिया। एकॉन्ड्रियोप्लास्टिया हो सकता है यहाँ पे। एकॉन्ड्रियोप्लासिया के अंदर क्या होगा, रिडक्शन इन प्रोलिफरेशन ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट्स। जो कॉन्ड्रियोसाइट्स होती है उन सेल्स के अंदर रिडक्शन हो जाएगा प्रोलिफरेशन के अंदर, जो ग्रोथ प्लेट के ऊपर प्रेजेंट होती है। और ये क्या कॉज करेगा, कॉज ड्वार्फिज्म एंड शॉर्टिंग ऑफ द लिम्स। लिम्स जो है वो शॉर्टन हो गई हैं, पहले से जो नॉर्मल लिम्स थे उनसे क्या हो गई हैं, शॉर्टन हो गए हैं। और इसका कॉज क्या होगा कि ये किस वजह से होता है, इसका कॉज होता है क्रोमोसोम 4 जो होता है। क्रोमोसोम 4 के अंदर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं FGF रिसेप्टर 3। इस FGF रिसेप्टर 3 के अंदर अगर जीन म्यूटेशन हो जाए, जो कि शॉर्ट आर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये शॉर्ट आर्म हो गई क्रोमोसोम 4 की, ये लॉन्ग आर्म हो गई, तो उसके ऊपर ये जो FGFR3 रिसेप्टर है, इसके ऊपर अगर म्यूटेशन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ड्वार्फिज्म या फिर शॉर्टनिंग हो जाएगी लिम्स की। यानी कि उस कंडीशन में क्या होगी, जो भी ग्रोथ प्लेट होगी वहाँ पे कॉन्ड्रियोसाइट्स का प्रोलिफरेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये जो लिम्स है वो रिड्यूस कर जाएंगे। सेकेंड टाइप का डिसऑर्डर है हॉर्मोन्स एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म की वजह से थैनेटोफोरिक ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म नाम से ही पता चल रहा है, तो इसके अंदर भी क्या होगी, शॉर्टनिंग होगी लिम्स की, फ्रंटल ब्लोसिंग होगी। ये जो पोर्शन है उसके अंदर क्या हो गया, ब्लोस कर गया, आगे की तरफ प्रोट्रूड कर गया है। मैक्रोसिफेली एंड जैसे कि ये जो इसका सिफेलिक पोर्शन है वो क्या हो गया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। स्मॉल चेस्ट कैविटी, इसकी जो चेस्ट कैविटी है वो स्मॉल हो जाएगी, इवन इतनी स्मॉल हो जाएगी कि ये सांस भी नहीं ले पाता है, यानी कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसके अंदर भी इसको डिफ़िकल्टी होगी। रीज़न क्या होगा इसका, पॉइंट म्यूटेशन इन FGFR3 जीन। जैसे कि क्रोमोसोम 4 के अंदर जो रीजन प्रेजेंट होता है वहाँ पे FGFR3 शॉर्ट आर्म के अंदर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, वहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन अगर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो डिसऑर्डर है थैनेटोफोरिक ड्वार्फिज्म कॉज हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और बोन डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि ब्रेंकाइडेक्टाइली टाइप C हो गया, जिसके अंदर मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजिस है, वो क्या हो जाती है, शॉर्टन हो जाती है। एक होता है हाइपोकॉन्ड्रियोप्लासिया, जिसके अंदर डिसप्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेटर हो जाता है, जो स्टेटर होता है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज द बोन डिसऑर्डर्स ड्यू टू एक्स्ट्रा सेलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। जो एक्स्ट्रा सेलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं उनकी वजह से, इसके अंदर जैसे कि फर्स्ट होता है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इसको ब्रिटल बोन डिजीज़ भी बोलते हैं, यानी कि जो बोन्स हैं यहाँ पे ब्रिटल हो जाती है। तो ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर क्या होता है, स्केल्टल फ्रेंजाइलिटी होती है, यानी कि जो इसका जो स्केल्टन होगा वो फ्रेंजाइल हो जाएगा, जो कि ब्रिटल हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रैक्चर जो है वो ईजिली कोज हो जाएगा। क्यों होता है ये, रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ टाइप 1 कोलेजन एंड ओस्टियोपोरोसिस। जो टाइप 1 कोलेजन है उसका जो सिंथेसिस है वो कम हो जाता है। और जैसे सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर, ब्लू स्क्लेरा प्रेजेंट होता है, जो आई बॉल्स है उसके अंदर ब्लू स्क्लेरा होता है, जॉइंट लैक्सिटी एंड जो हीयरिंग इम्पेयरमेंट है, ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स यहाँ पे एसोसिएटेड होते हैं। ये हेल्दी बोन होगी, ये ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की बोन होगी। इसके अंदर अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर क्या है, जो टाइप 1 कोलेजन का सिंथेसिस है वो कम हो गया, यानी कि ये हमें ऐसी नज़र आएगी, इसके अंदर ये डार्कली बिल्कुल नज़र आ रही है हमें। अब इसके साथ कुछ जो ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है उसका कोज क्या होगा, इसके अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन म्यूटेशन होती है, जो कि अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 जो चेन्स होती है कोलेजन प्रोटीन्स की, उनको क्या करती है, कोड करती है। तो अगर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 चेन्स के अंदर जो कोलेजन की है उनके अंदर कोई म्यूटेशन आई है, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है, टाइप 1 कोलेजन की वजह से हुआ है, तो उन चेन्स के अंदर अगर उनके अंदर कोडिंग के अंदर अगर उनके अंदर म्यूटेशन आ गई, जीन म्यूटेशन हो गई है, तो उस वजह से क्या होता है, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो जाता है। कुछ अदर डिफेक्टिव एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि स्केल्टल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है एकैंड्रोजेनेसिस 2।
किस वजह से होता है, रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ टाइप 2 कोलेजन, नाम यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी टाइप 2 कोलेजन की वजह से होता है। मल्टीपल एपीफाइसिल डिस्प्लेसिया, इसके अंदर क्या होता है, रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ टाइप 9 कोलेजन, टाइप 9 कोलेजन का जो सिंथेसिस है यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से मल्टीपल एपीफाइसिल डिस्प्लेसिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द बोन डिसऑर्डर्स caused by the defects in folding and degeneration of macromolecules। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, डीजनरेशन हो जाएगा, या फिर उनकी फोल्डिंग जब होती है उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, उनके अंदर फोल्डिंग होती है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। इसके अंदर जो डिसऑर्डर होता है, बोन डिसऑर्डर, वो होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर शॉर्ट स्टैटर हो जाता है, चेस्ट वॉल एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, और इसके अलावा मालफॉर्म्ड बोन्स जो है वो मालफॉर्म्ड हो जाती है, एबनॉर्मल हाईलाइन कार्टिलेज हो जाता है, एंड ग्रोथ प्लेट इसके अंदर भी क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं। कोज क्या होगा इसका कोज होता है डेफिशिएंसी ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। बहुत सारे लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, जिनमें से एक होता है अल्फा एल आइड्यूरोनिडेज। इसके अंदर अगर डेफिशिएंसी हो जाए, स्टोरेज की डेफिशिएंसी जो होती है, अगर इसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाए, और इसका काम क्या होता है, कुछ जो हिपेरिन सल्फेट हो गए, डर्मेटिन सल्फेट हो गए, कुछ अदर जो एंजाइम्स होंगे या फिर अदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको क्या करने का, ब्रेक डाउन करने का। अगर इसी एंजाइम के अंदर डेफिशिएंसी आ गई, तो वो जिसको इसको ब्रेक करना था, या फिर इसको जिसके ऊपर एक्शन करना था, वही क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो इस कंडीशन से क्या होगा, जो हिपेरिन सल्फेट है, डर्मेटिन सल्फेट है, उनका अक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस जो डिजीज़ है वो या फिर डिसऑर्डर है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज द बोन डिसऑर्डर्स कोज्ड बाय द मेटाबॉलिक पाथवेज। कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज की वजह से बोन डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोटेरोसिस, मार्बल बोन डिजीज इसको बोलते हैं। ऑस्टियोटेरोसिस के अंदर क्या होता है, रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं उसकी जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से बोन रीएब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बोन रीएब्जॉर्प्शन रिड्यूस होने की वजह से स्टोन लाइक क्वांटिटी जो है बोन्स की वो हो जाती है, और इनके अंदर हाईली ब्रिटल हो जाते हैं, तो जो फ्रैक्चर है उसके लिए प्रोन हो जाते हैं। जैसे कि चौक पीस का फ्रैक्चर होता है, वैसे ही क्या होता है, इसके अंदर फ्रैक्चर कोज होता है। अब इसके अंदर अगर ये हाईली थिकनेस की बोन है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज्ड बोन थिकनेस हो गई है, जो थिकनेस है वो क्या हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई है नॉर्मल से, तो ये एबनॉर्मल हो गई है। कॉजेज क्या होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन, यानी कि दोनों के दोनों जो कॉपीज होती है एक जीन की, उसके अंदर यहाँ पे क्या होती है, म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोटेरोसिस या फिर मार्बल बोन डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स आर द एक्वायर्ड बोन डिसऑर्डर्स। एक्वायर्ड बोन डिसऑर्डर्स किसकी वजह से होंगे, यानी विद इन द जनरेशन जो भी एक्वायर्ड किया जाएगा, जो भी डिसऑर्डर्स या फिर जो भी डेफिशिएंसी एक्वायर की जाएंगी, जो भी एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, उनकी वजह से ये डिसऑर्डर्स होंगे। फर्स्ट डिसऑर्डर इज द ड्यू टू डिक्रीज्ड बोन मास। बोन मास ही अगर डिक्रीज हो जाए, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जो एक डिजीज़ होती है वो हो जाती है। अब ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है, इंक्रीज पोरोसिटी ऑफ द स्केलेटल एलिमेंट। जो भी स्केलेटल एलिमेंट है उसकी पोरोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये कंडीशन देखें हम इस साइड, तो पोरोसिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है, जो उसके साथ ही क्या हुई है, पोरोसिटी इंक्रीज हो गई है। पोरोसिटी इंक्रीज होने की वजह से बोन मास रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो फ्लेक्सिबल हो गई है, यानी ईजिली उनके अंदर फ्रैक्चर कोज हो सकता है। अब ये जो डिसऑर्डर है वो लोकलाइज्ड भी हो सकता है और वो मूवेबल भी हो सकता है, यानी कि पूरे स्केलेटन के अंदर भी हो सकता है या फिर वो एक ही जगह पे भी हो सकता है। अगर कोज की बात करें कि क्यों होता है, तो इसके कोज जो होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक तो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एक सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, फर्स्टली
ऑस्टियोपोरोसिस दो टाइप के होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस एंड पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस आएगा, एंड सेकेंडरी के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स आएंगे लाइक एंडोक्राइन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। तो फर्स्ट प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें, इसके अंदर प्राइमरी जो ऑस्टियोपोरोसिस है, डोमिनेंट फॉर्म होती है ऑस्टियोपोरोसिस की, ये सेनाइल एंड पोस्ट मेनोपॉजल दो टाइप का हो सकता है। अब सेनाइल की अगर हम बात करें तो ये होता है एज रिलेटेड चेंजेस इन बोन सेल एंड मैट्रिक्स। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो उसके साथ जो बोन सेल्स एंड मैट्रिक्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर रखा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज रेप्लिकेटिव एक्टिविटी एंड सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट। जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं उनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ मैट्रिक्स बाउंड ग्रोथ फैक्टर्स। जो मैट्रिक्स बाउंड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है, जैसे कि ओल्ड एज में जितना जाते हैं तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। इंक्रीज पीटीएच लेवल यानी कि पैराथ्रो हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है। रिड्यूस्ड विटामिन डी लेवल। तो ये कुछ जो कॉजेज है जिसकी वजह से सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। सेकेंड इज द मोस्ट पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अंदर क्या होता है, रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, यानी जो एज के साथ जो चेंजेस आते हैं उसके अंदर एस्ट्रोजन्स का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। और वो जो ये क्या करता है, वी स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइंस। कुछ साइटोकाइंस का सिक्रीशन कर देता है मोनोसाइट से, और इसके बदले में क्या होगा, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ये बेसिकली वुमेन्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर हम बोल सकते हैं वन आउट ऑफ एवरी 2 वुमेन जो है इस डिसऑर्डर से या फिर ऑस्टियोपोरोसिस या फिर पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस से सफ़र करती हैं। इसके बाद अगर हम इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज हो गया, एप्रोप्रिएट इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, यानी कि एडिक्वेट अमाउंट के अंदर ये इनटेक करना चाहिए। इसका इनटेक ऑफ ईस्ट्रोजन रिप्लेसिंग एजेंट्स, यानी कि ईस्ट्रोजन का लेवल तो रिड्यूस हो जाता है लेकिन उसके लिए ईस्ट्रोजन रिप्लेसिंग एजेंट्स जो है वो क्या करने चाहिए, इनटेक करने चाहिए। इसके अलावा रिकम्बिनेंट पैराथ्रो हार्मोन्स आते हैं मार्केट में, तो वो भी इनटेक किए जा सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, इसके प्रिवेंशंस और ट्रीटमेंट के मेजर्स हो सकते हैं। सेकेंड इज़ द सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जो कि बेसिकली क्यों होता है, ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इसके अंदर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये डिसऑर्डर्स में एंडोक्राइन के अंदर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो सकता है जिसके अंदर पैराथ्रो हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाए। हाइपोगोनेडिज्म यानी कि एस्ट्रोजन का लेवल है रिड्यूस हो जाए। हाइपो वर्ड से पता लग रहा है लो होगा, एंड गोनेडिज्म यानी कि रिलेटेड टू हार्मोन या फिर फीमेल हार्मोन जो होगा। एडिसन्स डिजीज होगी जिसके अंदर जो एल्डोस्टेरोन सिक्रेशंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। प्रोलॉन्ग्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी, अगर कोई लंबे टाइम तक ग्लूकोकोर्टिकोइड की थेरेपी के अंदर रहता है तो उसके अंदर भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन और माल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है या फिर माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। हिपेटिक इनसफिशिएंसी हो सकती है, यानी कि लीवर के अंदर इनसफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है डाइट के अंदर है। तो ये कुछ सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस के अंडर डिसऑर्डर्स आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बोन डिसऑर्डर्स ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर ही डिसफंक्शनिंग हो जाए। ऑस्टियोक्लास्ट यानी कि जो सेल्स हैं वो बोन रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अंदर एग्जांपल आता है जैसे कि पैजिड डिजीज़। पैजिड डिजीज़ के अंदर क्या होता है, ये करैक्टराइज्ड होती है 3 स्टेजेस के अंदर। तो इसके अंदर ये नॉर्मल हो गया और ये जो लिम्स है वो उसके अंदर ऐसे डिसफंक्शनिंग हो जाती है ऑस्टियोक्लास्ट की वजह से। तो इसके अंदर 3 स्टेजेस आती हैं। 3 स्टेजेस में कौन कौन सी आएंगी सिम्टम्स के अंदर, ऑस्टियोलिटिक फेज आएगी, मिक्स्ड फेज एंड देन ऑस्टियोस्क्लेरोटिक फेज। यानी इसके सिम्टम्स 3 जो फेजेस हैं उसके अंदर डिवाइड किए जाते हैं।
तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें ओस्टियोलिटिक फेज़, ओस्टियोलिटिक फेज़ के अंदर क्या होगा, जो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज होने की वजह से बोन रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, लेमिलर पिट फॉर्म कर लेगा। यहाँ पे ये बहुत सारी लेमिलर पिट फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से ओस्टियोक्लास्ट जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एबनॉर्मली लार्ज साइज़ की हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट इज द मिक्स्ड फेज़। मिक्स्ड फेज़ के अंदर क्या आएगा, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रहेंगी, यानी कि ईजिली वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करेगा बोन्स को। लेकिन एंड के अंदर क्या हो जाएगा, ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो प्रीडोमिनेंस हो जाएगी। यानी ओस्टियोक्लास्ट की तो थी, यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रीडोमिनेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यू बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। और एक मोज़ेक पैटर्न के अंदर यहाँ पे लेमिलर बोन्स जो है वो फॉर्म होती है। लेमिलर बोन जो होती है यहाँ का एक मोज़ेक पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एक पेक्यूलियर फीचर होता है पैजेट डिजीज़ का। इसके बाद थर्ड इज द ओस्टियोस्क्लेरोटिक फेज। ओस्टियोस्क्लेरोटिक फेज के अंदर क्या होगा, ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो फर्दर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यानी ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो और ज़्यादा बननी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि बोन की जो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बोन्स अब क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, यानी कि लार्जर बन जाएगी नॉर्मल से लार्जर बनने की वजह से एक कोरेसली थिक एंड ट्रेबिकुले फॉर्म कर लेती है ये, और जो इसके कॉर्टिक्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं एंड पोरस हो जाते हैं, और ये जो बोन्स है वो वर्नेबल हो जाती है फ्रैक्चर के लिए। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो ये जो बोन्स है वो बड़ी हो गई, जिसकी वजह से ये ऐसे कर्व फॉर्म हो गई है, यहाँ पे एक कर्व फॉर्म हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होती है, पैजेट डिजीज़ की वजह से होती है। अब इसका जो ये डिजीज़ है उसका कोज क्या होता है, कोज क्या हो सकते हैं, स्लो वायरल इन्फेक्शन, यानी कि एक तो वायरल इन्फेक्शन हुआ ठीक हो गई, लेकिन एक स्लो वायरल इन्फेक्शन जो चलता रहे वो किस इन्फेक्शन ऑफ पैरामिक्सोवायरस। जो पैरामिक्सोवायरस होते हैं जो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं सीक्रेशन ऑफ इंटरल्यूकिन 6 का। इम्यून सेल से इंटरल्यूकिन 6 का जो सीक्रेशन है उसको स्टिमुलेट करते हैं पैरामिक्सोवायरस। इसके बाद इंटरल्यूकिन 6 इंड्यूस करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट, और मल्टीप्लिकेशन अगर ओस्टियोक्लास्ट का मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज हुआ तो रीअब्जॉर्प्शन एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी या फिर इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से पैजेट डिजीज़ हो जाती है, और ये मोनोस्टोटिक हो सकती है या फिर पॉलीस्टोटिक भी हो सकती है। मोनोस्टोटिक जो है वो बेसिकली टीबिया, इलियम फीमर या फिर स्कल वर्टिब्रे ह्यूमरस के अंदर देखने को मिलती है, और जो पॉलीस्टोटिक है वो पेल्विस, स्पाइनल या फिर स्कल बोन्स के अंदर बेसिकली देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द बोन डिसऑर्डर्स ड्यू टू एबनॉर्मल मिनरल होम्योस्टेसिस, यानी कि मिनरल होम्योस्टेसिस है वो एबनॉर्मल हो गया है। इसके अंदर फर्स्ट आती, इसके अंदर कौन कौन सी आएगी, एक आएगी इसके अंदर रिकेटस और ओस्टियोमेलेसा। जो रिकेटस है उसके अंदर क्या होगा, ये नॉर्मल बोन है और ये रिकेटस बोन है। तो इनके अंदर क्या होता है, सिम्पटम्स क्या होंगे, रिकेटस जो है चिल्ड्रन के अंदर होगी करेक्टराइज बाय टू फ्लेक्सिबल बोन्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ अनमिनरलाइज्ड मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है वो अनमिनरलाइज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से लेग बोन कर्व फॉर्म कर लेगी, एक कर्व फॉर्म हो जाएगी अंडर बॉडी वेट, यानी बॉडी वेट तो ज़्यादा हो गया लेकिन ये जो है वो क्या कर लेगी, कर्व फॉर्म कर लेगी अनमिनरलाइज्ड होने की वजह से। रिब्स जो है वीक हो जाएंगी, वीक मेटाफाइजल एरिया हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रोट्रूड कर जाएगी फॉरवर्ड, और इसको बोलते हैं पीजन्स चेस्ट, यानी जो चेस्ट है वो नॉर्मल ऐसे होगी और ये क्या हो जाएगी, ऐसे प्रोट्रूड कर जाएगी। प्रोट्रूड करने की वजह से इसको पीजन्स चेस्ट बोलते हैं। और जो पेल्विस है वो भी क्या हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है। जो पेल्विस गर्डल होगा वो भी क्या हो सकता है, पेल्विक गर्डल वो भी क्या हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियोमेलेसिया क्या होता है, वुमेन्स के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स स्पेशली ऑफ पेल्विक गर्डल रिब्स की। जो पेल्विक गर्डल है और रिब्स है उसकी बोन्स क्या हो जाती है, यहाँ पे सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने की वजह से ये वल्नरेबल हो सकती है माइक्रोफ्रैक्चर्स के लिए, यानी इजीली इनके अंदर माइक्रोफ्रैक्चर्स हो सकते हैं, और इवेंचुअली लीड कर सकती है लॉस ऑफ स्केलेटल मास, जिसको ओस्टियोपिनिया बोलते हैं। यानी एक कंडीशन और आएगी यहाँ पे ओस्टियोपिनिया, उसको क्या, जो ये कंडीशंस बनी है इसकी वजह से जो स्केलेटल मास है उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये कंडीशन ओस्टियोपिनिया देखने को मिलती है।
कोजेज क्या होंगे इसके, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू सनलाइट जो कि हेल्प करता है विटामिन डी की फॉर्मेशन के अंदर, लिमिटेड डाइटरी इनटेक ऑफ विटामिन डी एंड पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन, अगर मदर से ही पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन मिला हो या फिर विटामिन डी की डाइटरी इनटेक जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से, या फिर बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोलेस्टेटिक लीवर डिजीज़ हो सकती है, या फिर पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी। ये सारे कोजेज़ होते हैं जो कि रिकेटस या फिर ओस्टियोमलेसिया कोज करते हैं। नेक्स्ट इज़ द हाइपर पैराथोडिज्म। इसके अंदर क्या होगा, जो पैराथायरॉइड जो ये ग्लैंड होगी वो क्या हो जाएगी और ज़्यादा हाइपर, यानी कि वो क्या हो जाएगी, प्रोट्रूड कर जाएगी बाहर की तरफ। सिम्टम्स क्या होंगे इसके, ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ पीटीएस, पैराथ्रो हार्मोन्स की वजह से होगी ये, जो कि क्या कर देगा, जो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देगा, और जो कैल्शियम है यूरिन के अंदर जो लॉस हो रहा, जो कैल्शियम जो है लॉस है यूरिन के अंदर, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डिजीज़ देखने को मिलती है। और इस डिजीज़ को ओस्टिटिस फाइब्रोसा भी बोला जाता है। बोन्स क्या हो जाएंगी, सॉफ्ट एंड बेंडेड हो जाएगी इसके अंदर। हाइपर कैलेसीमिया हो सकता है या फिर हाइपर कैल्यूरिया हो सकता है। हाइपर कैलेसीमिया के अंदर क्या होगा, हाई कैल्शियम लेवल हो जाएगा ब्लड के अंदर, और हाइपर कैलिक्यूरिनिया के अंदर क्या होगा, इंक्रीज लॉस हो जाएगा कैल्शियम का यूरिन के अंदर, और जो कैल्शियम है वो किडनीज़ के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स जो है वो कोज हो जाएंगी, और जो यूरिन आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कोजेस क्या होंगे इसके, प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के कोज होंगे। तो प्राइमरी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के अंदर क्या होगा, ऑटोनोमस हाइपरप्लेजिया और अ ट्यूमर ओडीमा हो सकता है, ओडोनीमा हो सकता है, या फिर ओडोनीमा ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये इसके कुछ कोज होते हैं, जिसके अंदर ऑटोनोमस हाइपरप्लेसिया हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, या फिर जो कंडीशन होती है ओडियोनोमा, या जो पैराथायरॉइड ग्लैंड की कंडीशन होगी। तो ये कुछ यहाँ पे इसके क्या हो सकते हैं, कोज हो सकते हैं। और जो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है उसके अंदर क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ हाइपर कैलेसीमिया, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक हाइपर कैलेसीमिया की अगर कंडीशन रही, यानी कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेवल रहे ब्लड के अंदर, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। क्योंकि हाइपर कैलेसीमिया क्या करेगा, जो हाइपर सिक्रीशन है पैराथ्रो हार्मोन का उसको कंपनसेट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, बोन डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद इन्फेक्शंस। कुछ बोन डिसऑर्डर्स क्या है, इन्फेक्शन से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए ओस्टियोमाइटेलिटिस। इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन्स एंड मैरो ड्यू टू सर्टेन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगस। कुछ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कोज होते हैं। इसके अंदर ये नॉर्मल बोन है और इसके अंदर ये इन्फेक्शन कोज हो गया है। अब ये जो इन्फेक्शन है वो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगस की वजह से होता है। अब ये जो बैक्टीरियाज है वो बेसिकली जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो होते हैं पाइकोजेनिक ओस्टियोमाइटेलिसिस या फिर माइकोजेनिक ओस्टियोमाइलिसिस। पाइकोजेनिक क्या होगा, जो कि पाइकोजेनिक बैक्टीरिया से होंगे, और माइकोजेनिक यानी कि जो मायोबैक्टीरियम से होंगे। तो पाइकोजेनिक ओस्टियोमाइटेलिसिस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस क्या होगी, जो सेल डेथ कोज हो जाती है, और ये क्या कोज करता है, सब पेरिस्टियल एब्सेसिस कोज कर देता है, जो कि डेड पीसेस ऑफ बोन्स को लीड करते हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं सेकिस्ट्रम। ये जो डेड पीस यहाँ पे बन गया है और ये कंटिन्यू होता होता बिल्कुल डेड यहाँ पे बन गया है, तो इस जो बोन का पीस है इसको हम क्या बोलते हैं, सेकिस्टेरियम। कोज क्या होता है इसका, स्ट्रेटोफाइलोकोकस स्ट्रेटोफाइलस कोकस ओरियंस हो सकते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन्फेक्शंस ऑफ हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा या फिर साल्मोनेला के साथ एसोसिएट होते हैं। तो ये क्या हो गए, पाइकोजेनिक या फिर पाइकोजेनिक बैक्टीरियाज की वजह से होता है। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट होगा माइकोजेनिक ओस्टियोमाइटेलिसिस या फिर ट्यूबरकुलोसिस ओस्टियोमाइलिटिस। तो इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल वर्टिब्रे होते हैं, एक्सटेंड करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज तक एंड फॉर्म कर लेते हैं एब्सेसिस। पेशेंट क्या फील करता है, पेन फील करता है चलने पे, मोशन पे,
कंप्रेशन फ्रैक्चर को फील करता है, कायोफोटिक डिफॉर्मिटीज़ फील करता है या फिर होती है उसको, या फिर नर्वल कंप्रेशन फॉर्म जो है वो हो जाता है। तो ये सिम्टम्स है इसके। कोज क्या होता है इसका कोज होता है जो कि सेकेंडरी इन्फेस्टेशन होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, उसकी वजह से क्या होता है, ये कोज होता है। ये 1 to 3% पेशेंट्स के अंदर ही रिपोर्ट किया गया है जिनके अंदर पल्मनरी और एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी देखने को मिलती है। इसके बाद डिसऑर्डर्स आते हैं नेक्स्ट, जो कि बोन डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद इस्चमिया, यानी कि रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। ये कंडीशन होती है जिसके अंदर रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो हो जाता है। इसके अंदर बोन डिसऑर्डर होता है ओस्टियोनेक्रोसिस। तो ओस्टियोनेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो भी अफेक्टेड बोन है, अफेक्टेड बोन का भी जो भी मेडुलरी रीजन है वहाँ पे जो कैंसिलस बोन होंगी, और वहाँ पे क्या होगा, कुछ नेक्रोटिक रीजन्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये नेक्रोटिक रीजन्स देखने को मिलेंगे और ये क्या होगी, नेक्रोटिक बोन होंगी। यानी कि बोन ये क्या करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे बोन्स की जो सेल्स हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे जो रीजन्स होंगे उनके अंदर एम्प्टी लैक्यूने प्रेजेंट होंगे जो कि नेक्रोटिक एडिपोसाइट्स को सराउंड करेंगे। जो एडिपोसाइट सेल्स होंगी उनको ये सराउंड करेंगे और फाइनली बोन जो है वो फ्रैक्चर के लिए प्रोन हो जाएगी। डिपेंड करता है, जो सिम्टम है वो डिपेंड करते हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ सबकॉन्ड्रल इन्फ्रैक्शन की वजह से, कि कहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो सेल डेथ को फॉलो करता है। जनरली ये क्रोनिक पेन एंड फिजिकल एक्टिविटी और सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस कोज करता है। इसके बाद इसके जो कोजेज़ है, सिम्टम्स तो ये हो गए इसके कि ये फिजिकल एक्टिविटी, सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस एक्सेट्रा, ये सिम्टम्स दिखाता है। इसके बाद इसके कोजेज़ क्या होंगे, कोजेज़ के अंदर फ्रैक्चर एंड मैकेनिकल वस्कुलर इंटरप्शन, ठीक है, फ्रैक्चर हो सकता है या फिर कोई मैकेनिकल वस्कुलर इंटरप्शन हो सकती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म इन डिस्बैरियम, ये भी इसका एक कोज हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी भी हो सकती है जो कि वस्कुलर इंजरी कोज कर देती है, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है, इस्चीमिया कोज हो जाता है। इंक्रीज इंट्रा ओसोसियस प्रेशर विद वस्कुलर कंप्रेशन, तो इससे भी क्या होगा, यानी कि इंट्रा ओसोसियस जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से और वस्कुलर कंप्रेशन भी हो वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी इस्चमिया कंडीशन देखने को मिलती है, ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज द बोन डिसऑर्डर्स ड्यू टू बोन ट्यूमर्स। बोन ट्यूमर्स की वजह से कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑस्टियोमास हो सकता है इसके अंदर। ऑस्टियोमास के अंदर क्या होगा, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं जिनके अंदर राउंड और ओवल ट्यूमर्स प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम सब पेरिस्टियल और एंडोस्टियल सरफेस जो होता है कोर्टेक्स का वहाँ पे, और ये स्कल एंड फेशियल बोन्स के अंदर बेसिकली देखने को मिलते हैं। पेशेंट जो है वो सफरिंग फ्रॉम गार्डनर सिंड्रोम, उसके अंदर मल्टीपल ऑस्टियोमास कंडीशन देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे ये जो कुछ ओवल ट्यूमर्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो स्कल जो बोन है उसके अंदर से। कोज क्या हो सकता है इसका, मे बी इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन और ट्रूमा और हेमरोजियोमास की वजह, हिमेनीजियोमास की वजह से ये कोज हो सकता है। इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट आता है ओस्टोइड ओस्टिमिया या फिर ओस्टियोब्लास्टोमा, यानी जो बोन डिसऑर्डर्स ड्यू टू बोन ट्यूमर्स के अंदर सेकेंड टाइप का आता है ओस्टोइड ओस्टिमा या फिर ओस्टियोब्लास्टोमा। ये फर्स्टली कैसे ट्यूमर्स होते हैं, जैसे कि इनकी जो ट्यूमर्स जो कि स्टार्टिंग में ट्यूमर स्टार्ट ही हुआ है, यानी कि ये अपनी बिगिनिंग स्टेट पे ही जो ट्यूमर होता है ये वो उस टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। तो ये ट्यूमर्स क्या होते हैं, बिनाइन बोन ट्यूमर्स होते हैं, कंपोज्ड ऑफ हेपराइजली इंटरकनेक्टिंग ट्रैबिकुले ऑफ वोवन बोन। जो वोवन बोन्स होती है उनके अंदर अगर जो इंटरकनेक्ट करती हैं, उनके अंदर ट्रैबिकुले इंटरकनेक्ट करते हैं, उनके अंदर कोई भी हेपार्जिल कंडीशन आ जाए, या फिर इसके अंदर क्या होगा, इंटर ट्रैबिकुलर एरियाज जो है वो फिल्ड हो जाते हैं वस्कुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू से एंड लार्ज नंबर ऑफ डायलेटेड एंड कॉन्जेस्टेड कैपिलरीज से, जिसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है ओस्टोइड ओस्टिमा।
और जो ये ट्यूमर एरिया है, यहाँ पे ये जो ट्यूमर एरिया है जहाँ पे ओस्ट्रोइड ओस्टिमा हुआ है, ये एक रिएक्टिव बोन से एबिडेंटली सराउंड हो जाता है, जिसको नाइडस बोलते हैं। यहाँ पे ये नाइडस से सराउंड हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन इज़ द ओस्टियोसार्कोमा, जो कि बोन डिसऑर्डर्स या फिर बोन ट्यूमर्स के अंदर थर्ड टाइप का डिसऑर्डर होता है ओस्टियोसार्कोमा। मैलिग्नेंट मेसेंचाइमल बोन ट्यूमर होता है ये। मैलिग्नेंट होगा, मेसेंचाइमल होगा एंड बोन ट्यूमर होगा ये। तो ये क्या होगा, जो बेनाइन बना था उससे ही क्या होगा, ये और ज़्यादा सीवियर होगा। अराइज इन द मेटाफाइसिस, जो मेटाफाइसिस होता है उसके अंदर अराइज होगा ऑफ द बोन्स एंड इन्वोल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ बल्की एंड ग्रेइस वाइट एरियाज विद हेमरेजिक स्पॉट्स। यहाँ पे ये हेमरेजिक स्पॉट्स फॉर्म कर लेता है। लेटर स्प्रेड हो जाता है मेडुलरी कैनाल के अंदर एंड रिप्लेस कर देता है मैरो को, यानी मैरो को ही क्या कर देगा, ये रिप्लेस कर देगा। समटाइम्स पेनिट्रेट कर जाता है थ्रू द एपीफाइसल प्लेट, जो एपीफाइसल प्लेट है उसके थ्रू भी क्या कर सकता है, ये पेनिट्रेट कर सकता है और जॉइंट्स को इन्वेड करेगा। जैसे कि ये जॉइंट है, इसको इन्वेड कर देगा ये। द ट्यूमर सेल्स हैव लार्ज हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई, और ये जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उनके अंदर हाइपर क्रोमिक न्यूक्लियाई होती हैं जो कि न्यूप्लास्टिक बोन फॉर्म करती है। कोज क्या होता है इसका, जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है आरबी जीन के अंदर, यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा जीन के अंदर जो म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से ओस्टियोसार्कोमा कंडीशन देखने को मिलती है। और जो ये आरबी जीन यानी रेटिनोब्लास्टोमा जीन की म्यूटेशन है वो किस वजह से हो सकती है, या तो ये सेल साइकिल रेगुलेटरी जीन्स जैसे कि P53, CDK4, साइक्लिन D1 या फिर MDM2 की वजह से जो है आरबी जीन के अंदर म्यूटेशन हो सकती है। So this all about the two types of bone causes, that is first is the genetic bone disorders and second is the acquired bone disorders. Thank you so much.